दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते थे और उसमें अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि एक जितने भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स है उनका एक नेशनल कन्वेंशन किया जाए और आज के दिन तय किया गया शनिवार, क्रिसमस की छुट्टी भी रहेगी। तो एज सच नाउ वी आर ऑल टुगेदर, जो अपनी अपनी बात भी रखेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आज काफी एविडेंट गेस्ट आर देयर स्टार स्टडीड इनॉग्रेल सेशन वी कैन से। तो हम बिगिन करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के मॉडरेटर जो है मैं हूँ और मनोज जेना, शिवानंद भाई आदि हमारे साथी रहेंगे और वेंकट रामन जी विल कन्वे द वोट ऑफ थैंक्स इन दिस सेशन। So to begin with, I request all our guests as well as our colleagues to remain silent for 1 minute in as a remembrance and prayer for those of our colleagues who have died during COVID and fighting for the human right protection, etc., falling victim to the high-handedness. तो now we start here। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस के लिए सबको रिक्वेस्ट है अपना हाथ जोड़ के मन में प्रेयर करें उनकी शांति के लिए। द टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज। ओम शांति, ओम शांति। यार, मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम के लिए मैं मनोज जेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी गेस्ट स्पीकर्स को और एचआरडीज के लिए कुछ 2 शब्द कहें और आज के प्रोग्राम के बारे में कहें 2-1 मिनट के अंदर, सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। मनोज जेना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। Yeah, thank you, Praveen ji. Today we are happy to say that we are holding the National Convention for Human Rights Defenders. Actually, as you said, Praveen ji said that 10th December, this is very hectic schedule for all of defenders. So today we are observing as Human Rights Day, or as well as this is the Convention for Human Rights Defenders. So first of all, I thank to the host organization. This is Human Rights Front India, National Federation Society for Fast Justice, and RTI Revolutionary Groups. All three have agreed to host this convention today. I thank to all the heads and office bearers of the organization. I must thank to all the dignitaries who have joined today convention. Also, special thanks to our guests who have given their consent to join today, and despite their busy schedule, today is the holiday, Christmas Day. सभी को क्रिसमस डे का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज भी गुड गवर्नेंस डे, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, गवर्नेंस के लिए काम करते हैं, आज भी गुड गवर्नेंस डे। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज सभी लोग ने हमने जोड़े हैं। तो आज ये पूरा चर्चा दिन भर रहेगा, बीच में 1 घंटा का लंच रहेगा। अभी 11 से सेशन शुरू होकर 12:30-1 बजे तक रहेगा, फिर टेक्निकल सेशन होगा, फिर आफ्टरनून वैलिडेटरी सेशन होगा। मैं अभी धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं जो जगदीप चोकर जी, जो को फाउंडर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। सर को तो हमने बहुत उनका काम को हमने जाना है कि जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, खासकर इलेक्शन रिफॉर्म पर उनका काम बहुत सराहनीय है। और ये अभी
जरूरत है टाइम के हिसाब से देखें तो अभी जो पॉलिटिक्स के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, सब जानते हैं, फिर भी उसको रिफॉर्म करने के लिए एडीआर का जो रोल है, मनोज जी, दिस आई एम इज वेरी इंटरप्टिंग यू. वेरी अप्रिशिएबल। हाँ जी Manoj sir, जी। I am interrupting you. Let us start with the inaugural address, and then we'll come later on to that point. ओके, तो ये मैडम अभी करेंगे इनॉग्रल Yeah, एड्रेस। yeah. अम्मी बहन को. ओके, थैंक यू। तो Yeah, इसके अम्मी बाद बहन याग्निक जी. मैं हाँ 2 मिनट उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि अश्विन भाई की कारिया इज नॉट एबल टू ज्वाइन. की नोट टेक्निकल एड्रेस प्रॉब्लम है. की नोट एड्रेस के बात करेंगे कि मैं पहले? नहीं नहीं, एक वन बाय वन. ओके लेट अस स्टार्ट विथ अम्मी बहन याग्निक. मैं अश्विन भाई कारिया की जगह उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिकॉज अश्विन भाई इज फेसिंग प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज. Amibin Yagnik is a advocate in Gujarat High Court. She is very मैं हिंदी में कहूँगा, बहुत सारे हमारे साथी हिंदी वाले भी हैं. तो अमीबेन याग्निक एक काफ़ी सफल एडवोकेट हैं, प्रो बोनो एडवोकेट भी हैं, गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, राज्यसभा की सांसद भी हैं और उन्होंने लॉ की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से हासिल की है. इट इज़ ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट. और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में बताएं तो महिलाओं के अधिकार के लिए काफ़ी अच्छे से वो स्ट्रीट फाइट भी किए हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है. पार्लियामेंट के अंदर सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन जिसको कह सकते हैं. और लोगों की आवाज़ उठाने में और खास करके महिलाओं के आवाज़ के उठाने के लिए उनका एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा है समाज सुधार के लिए भी. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमीबेन याग्निक को काइंडली इनॉग्रेशन अनाउंस कीजिए और अपना इनॉग्रेशन एड्रेस दीजिए. अमीबेन याग्निक जी. Unmute please. Yes. धन्यवाद एंड नमस्कार सबको. As always, it is a pleasure to be with all of you and share my views on any topic that is touching society and societal issues that are not getting resolved in a sense. Uh, the topic of human rights these days, I mean, we come to the defenders later on, but earlier when we talked about human rights, whether it was in the court or whether it was in legal awareness or whether it was in seminars or conferences, even at the national or the international level, uh, many people wanted to join with the human rights movement. They wanted to raise their voices and would come along wherever required. Today I'm seeing that we are in a situation where everywhere human rights violations are rampant. If I take children, then I feel sad when I am talking about children. We forget about children who are in remand homes, children who are in shelter homes, children who are in juvenile justice homes, children who have lost their parents in the pandemic. And this is a very large, huge class of people, children. And we talk about child rights, we talk about everything. I hear people taking up the rights and everyone should do something, but I forget, I am unable to understand that how will children ask about their rights when we cannot fight for them. That is one issue that has been troubling me for the past several months now, and I've tried to take up this issue in several ways, but I find difficulty in seeing that we meet some kind of a dead end. We find promises, but they are not fulfilled. Whether it is a government agencies, whether it's a government itself, or whether they are other activists who cannot break the ground because of several high-handed behavior patterns of the government. The most important part is the court structure. Access to justice has become almost very difficult because access to system needs to be changed, and human rights jurisprudence needs to be highlighted maximum today. When I started practice and I looked at human rights violations, and when I was listening to reading the works of Justice Krishna Iyer, and he said that we should have barefoot lawyers going from village to village or district to district and trying to find out ways and means to sort out the issues of people who are aggrieved by violations of their rights. It looked feasible that it will happen. We will have these kind of a lawyer force.
But as time passed and as everything changed and we had post-liberalization, we had a different kind of a model, and the courts, despite having online methodology, hybrid after post-pandemic, we are finding that human rights violations are not getting the right treatment they should be getting. We are finding that the activists and the defenders are also put to trouble. They are not being taken, uh, I wouldn't say seriously, but they do not get the protection which is required in a society. And in fact, they are persecuted. So at every point, whether it is at the district level or whether it is a state level or whether it is a national level, I find this difficulty, and I'm pained to see that human rights jurisprudence is practically becoming a huge voice, but the listeners are few. Whether you talk about women, whether you talk about children, whether you talk about under trial prisoners, you talk about prisoners who are convicted and they're waiting for their appeals to be heard. That is one part. Whether you hear about custodial violence, custodial deaths, how many are reported, how many are not reported. You see children being abused. We have a rampant ongoing pornography sites everywhere. These issues also has been taken up. A parliamentary committee was set up, but their grievances redressed. I find when I tell them at the district level that you go to this place, I'll give you this application, and they say that, well, they were not even entertained. So these human rights violations, I'm not talking about clean air, safe drinking water, to have a proper employment place, cleanliness. These are already embedded in the laws. But when I'm talking about the basic human rights, the right to freedom, because today, in the third decade of the 21st century, if we have to fight for right to practice my religion, right to freedom, right to express myself, though mandated by the Constitution of India, I think we need to revisit how do we go about uh, um, taking up the human rights issues of a large section of people in our country. Uh, Recently, when I saw that there is a lot of discussion and angst going on, some hate speeches, somebody texted me that, well, United States at one point of time ignored Rwanda, and I think it should not be doing so this time when it is such a serious thing and people are messaging on this kind of issues. I think the government should take up some kind of a stand, to tell this government is very difficult. Parliamentarians who raise their voice that bills should not be passed or bulldozed in a way where we have to deliberate, discuss, because it touches a lot of people in this country. We have to talk about their stakeholding. We have to talk about how these laws will affect them. Nobody was heard. So if this is the situation, if parliamentarians in the house, in the august house of Lok Sabha and Rajya Sabha are not heard, you can imagine the plight of the common man on the street. You can imagine the plight of a woman asking for justice, being a rape victim, and despite there being security to be given to her, compensation to be given to her, Nirbhaya fund in place, police machinery, women judge to hear the matter in the chamber, and all possible methods to be employed to get her dignity, we are unable to get dignity for the victims of rape. Girls or women, they move on, they move with the stigma because society does not allow them to forget that stigma. But I am talking of young girls who are 6, who are 8, who are 12, who do not even get a chance to think about what is education, what is school, what is a good life, what is a protected life, what are parents. This is practically killing me. On the last 8-7 months, I'm looking at the data is not available from the government side. The government does not think that there should be data of this kind. So whenever I refer to any data, it is either of 18-19 or 17-18, and yet this data, sometimes you feel that is not the right data. In this situation, or given this situation where we have a constitutional mandate, we have the rights enshrined in the constitution, we have remedies to approach the high court, we have the jurisdiction in the high court, we can just go and file it on behalf of any victim. We can go to the Supreme Court, we can go to the human rights commissions in the state and as well as the national level.
are we able to go? That is the moot question. And those who take up these issues, I think this is a very, very sad plight of the activists who are working day and night, who are defending these victims, who are taking up their causes. They also now need lawyers in order to see that they can function well. We have a number of cases. I do not want to bring up those cases because during this whole day, you will be hearing these incidents, these cases. But my point is that despite being a lawmaker, despite being a lawyer, despite being an activist, despite having taken up issues in the court, earlier I used to get some respect of today, despite there being more laws, more schemes to help the women victim, and more ways of rehabilitating, we have not been able to bring these people, the people whose human rights are violated, back into the community, or ask or make them live a healthy, good life as all other citizens of the country live. This being the crude reality, I would like to make some suggestions that we should take up the human rights issue on a very need to highlight all this. We need to have some kind of our system or some kind of a system which is outside the government to get the data. If you see, recently I just came across a case where about 20 children were rescued and they were being huddled in a place and they were being trafficked from one place to another. Nobody could identify the children, nobody could understand the language. And to rehabilitate these kind of children, I think they don't deserve this in the 21st century, when we are at the drop of a hat on a WhatsApp. We can talk to from India to America in half a second, and we can talk about life on Mars, but we are unable to give that decent, dignified life to the people who really want it and who are already in this world. I am not even going to talk about what is going to be the situation of these assisted reproductive technologies. We are talking of designer babies, but this is of a new technological 21st century. I would like to talk about the human rights violations that are happening on a large scale, where whether it is women, whether it is children, whether it is unemployed youth who are being dragged into some kind of drug business. They have no other choice. They are not allowed to do what they want, freedom of expression, and the last but not the least, the right to practice one's religion. India was never, never, never a country that did not have tolerance. It was a country which was given, I mean, it was lauded for its tolerance. And today we are seeing that everyone is afraid, everyone is in a huddle, and everyone's human rights. That when can I not be a human being? I get these basic rights just because I am born as a human. And so if we cannot let our own people, our own citizens exercise these human rights, and if we cannot understand what a person means for his personal religion or personal practices, what he wants to eat, what she wants to eat, how she wants to live, whom she wants to marry, I think these are becoming more and more rampant. They're becoming serious violations. And I think in the 19th and 20th century, maybe there was barbarism in a certain kind of way, but today we are having some kind of a very, I do not want to use the word terrorism or barbarism, but we are having some kind of a new kind of suppression, where the government uses its machinery, where law is resorted to in order to curb all these human rights which are given by the Constitution of India. And this is where I think we have to come forward and raise a voice. I sometimes feel that despite all these laws, despite the government trying to say that we are bringing new laws, despite putting institutions in place, despite having a wonderful independent judiciary, both at the High Court level and at the Supreme Court level, I think we are unable to defend the activists. We are unable to defend those who try to help the people who are taking up issues on human rights violations. And yes, forget about giving justice to the people whose human rights are violated. We are even unable to identify them either as a class or as an individual or as a section of society which really, really needs attention. Uh, it's time that some different model to bring up these human rights violations
has to be thought about. We would not be able to do any justice to these people if we walk the trodden path. I see it day in and day out, and mechanically suggesting them to go to the court, or mechanically telling them that yes, this remedy is available to them, I think it is not solving the problem. The human rights convention, the United Nations Human Rights Convention, when it came, it wanted to give dignity to every human being everywhere in the world, and that is why we as a signatory to that convention, we also decided that we should have. But in addition, we have the Constitution of India. Despite that, with the number of rape cases, number of violence against women in different forms, whether it is within the domestic sphere, whether it is in public spaces, or whether it is at the workplace. Children, as I said, with online attack by cyber people, we do not have a cyber regulation in place. These are also human rights violations. On one hand, you want them to study. On one hand, you want to give them education. And on the other hand, you also expose them, make them vulnerable to cyber security breaches. And that is where they are dragged into. We have still not seen the dark web, but it is a very, very, very ugly and very destructive world. So this is the situation. Not to talk about what is happening on the borders of AFSPA. We have been trying to talk about those incidents. We see how women are worried, women are scared, women are unable to do anything, even speak. Forget about getting protection, safety, or security. It is time, I think, I would request all the experts who will be here to come up with a different kind of a model, come up with some kind of an innovative out of the box thinking, how to take the human rights violation treatment, or how to become effective defenders and help those activists who are helping the people get their violations redressed. I think this would be my plea, and I am available for whatever help you want. That is all I can say to the organizers. I'm really thankful for being invited, and I would have loved to hear all of you, but I have a couple of meetings, so I would try to hear a couple of you, but you would have to excuse me. Thank you so much. मैडम नमस्कार। कुछ हमारे साथी लोग ये हिंदी में सुनना चाहते हैं, थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। अच्छा, मैं पहले हिंदी में बोलती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा कहना ये है कि इतना ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस आज बढ़ गया है। जैसे हम इतने सालों से ह्यूमन राइट्स का लॉ है, हमारे पास कानून है, हम इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमने कन्वेंशन कर सकते हैं, हम किसी से भी कहीं भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी जो राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने हमें दी है, ये यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के ऊपर हमने दी, उससे ज्यादा दी है। पर हमारे देश में आज हम 21वीं सदी में हैं, फिर भी हम ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायोलेशन हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो अपना आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, बेरोजगार युवान हो अगर जो कुछ मांग रहे हैं, जो विक्टिम्स है जिसके साथ रेप होता है, और ये सारे हम अगर देखेंगे तो ये सारे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं। इनको एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव का जन्म लेते ही जो हमें हक मिलते हैं कि हमें जीने का हक है, वो ह्यूमन राइट्स का हक है, वो हक जो दिया गया है, संविधान ने दिया है, वो हक आज इतना डिफिकल्ट हो गया है कि हर व्यक्ति एक प्रेशर में जी रहा है, और वो अगर उसके हक का हनन होता है तो कहाँ जाए उसको पता नहीं होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। पर जाने के लिए उसको पता नहीं है, पर जाने के लिए वो जगह बनी हुई है। हर राज्य में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है, राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल लेवल पे बना है, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, वो सारे इसका वो लेते हैं, पूरा जायजा लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनके पास डेटा होता है, उनके पास केसेस होते हैं। फिर भी अगर आज ऐसा माहौल हो गया है कि कोई ने भी आज किसी के लिए भी आवाज उठाई तो उस पर केस हो जाता है, उसको तकलीफ में डाल देते हैं।
यूएपीए जैसे केसेस कानून बना दिए हैं, वो कानून के तहत ना तो आपको जामीन मिलता है, कई केसेस हैं। अब ये केसेस की बात आज करने का मौका नहीं है बिकॉज मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है, पर इतने सारे केसेस पहले से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर एक सिस्टम जगह पे है और हम ह्यूमन राइट्स को हर मानव को एक अधिकार देना चाहते हैं, तो वो सिस्टम काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ सरकार के पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास अगर हमारे आंकड़े से हम काम करने जाए तो हमें तकलीफ में डाल देते हैं, हमारी सुनते नहीं है। सिर्फ एक आवाज सुनने की बात है, राइट टू बी हर्ड, वो भी नहीं मिल पाता है। तो हर व्यक्ति तो खुद जो अपने आप का जिसका खुद का मानव अधिकार लिया गया है, उसके लिए अगर जो कोई लड़ता है, कोर्ट में जाता है, उसको भी अगर तकलीफ हो, उसको भी पुलिस के पास जाने के लिए तकलीफ हो, उसको भी कमीशन के पास जाने के लिए तकलीफ हो, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसको किस तरह आगे ले जाना है और हमें मदद कैसी करनी है। वंस एन एक्टिविस्ट, एक बार जो एक्टिविस्ट होता है वो हमेशा एक्टिविस्ट रहता है, उसका भी इतना ही जी जलता है। तो ऐसे एक्टिविस्ट को साथ में आके कोई नया मॉडल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही मॉडल पे अगर हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है जिस तरह आज हो रहा है, और कोरोना ने ये काम जरा ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे इतना हमने ध्यान दे दिया कि हम भूल गए कि हमारे जिसके जो बच्चे अनाथ है, जो बच्चे शेल्टर होम्स में है, जिसका कोई नहीं है, जिसको अगवा करके कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में ले गए हैं, जिसको सेक्सुअल जातीय शोषण के लिए ले गए हैं, वो बच्चों का तो हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं बचा है। वो महिलाओं का हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है कि जिसको पीड़िता हुई है और उसको शेल्टर होम में रखा दिया गया है, शेल्टर होम बंद है कोरोना की वजह से, आपने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया है, आप वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो हम ये सारे ये सोसाइटी के जो इश्यूज है, कहाँ हम भूल गए हैं। और ये याद दिलाने के लिए अगर हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार के पास ना तो वक्त है और ना वो संवेदनशीलता बची है कि वो सरकार हमारी बात सुने। और जो कोर्ट स्ट्रक्चर है, बिकॉज पेंडेमिक की वजह से थोड़ा हाइब्रिड हो गया है, पर कोर्ट के पास हर व्यक्ति तो नहीं जा सकता, उसको पहले वकील के पास जाना पड़ता है, वकील कहाँ मिलेगा। ये सारी इश्यूज हैं। मुझे लगता है एक बहुत सीरियसली हमें ये बात को सारे मुद्दे लेकर और एक बड़ा पेपर बना के हमें प्रेजेंट करना चाहिए। हमें इकट्ठा होके जो 15-20 लोग हैं उनको इकट्ठा होके सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की बात तो एक जगह अपनी जगह बराबर है, पर रोज बरोज जो ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस होते हैं उसके लिए हमें क्या अभी सोचने की आवश्यकता है। थैंक यू अम्मी बहन, आपसे आगे भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जी और दो बात आपने जो बताई, मैं बहुत ब्रीफ में उसको कहता हूँ। यूएपीए के बारे में जो बात की है, हमारे आज एक स्पीकर हैं श्री विपुल मुदगल जी, उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की है सेडिशन के खिलाफ। जी तो यदि उनको भी आप सुन पाते तो ठीक है, अदरवाइज वी विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग आल्सो। जी 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 हाँ। या और एनसीआरबी के रिपोर्ट्स जो कहते हैं वो सब जो देखें तो हम एक तो वी आर क्रिएटिंग और रादर पेंटिंग ए हॉरर स्टोरी, यस इस प्रकार की चीजें सामने आए हैं। और एक ही बात जो मैंने कभी आपसे पहले भी शेयर की थी, हम देश में तो एक बात करते हैं, झूठ की तो बात छोड़ दीजिए, यूनाइटेड नेशन में भी जाके झूठ बोलते हैं और वहां बोलते हैं टॉर्चर इज एलियन टू आवर कंट्री, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। और इंटरनेशनल ट्रीटी हमने साइन की है, बाय साइनिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज वी ऑटोमेटिकली ज्वाइन, वो सब एक्ट हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, मगर घर की बात तो दूसरी हो जाती है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद फिर से। ऑलरेडी हम लोग 7-8 मिनट लेट हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी हमारे स्पीकर्स को और साथियों को कि थोड़ा बेयर करेंगे, एंड में हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एक्सटेंड करके। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा मनोज जेना साहब को कि थोड़ा अपना नेक्स्ट स्पीकर जो कीनोट एड्रेस के लिए लेनिन रघुवंशी जी को इनवाइट करें और उनका ब्रीफ परिचय भी दें। मनोज जेना साहब। थैंक यू प्रवीण जी। अभी हम सुनेंगे की नोट एड्रेस देने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी, जो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है और प्रेजेंटली ही इज हेडिंग ए लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपुल्स विजिलेंस कमिटी फॉर ह्यूमन राइट्स। तो लेनिन जी भी ग्वांगचू अवार्ड में उनको मिल चुका है और काफी माइनॉरिटी थी, खासकर दलित के बीच में भी काफी काम किया है, काफी इंटरनेशनल लेवल में उसका भी एक्लेम किया गया है।
तो एक जाना माना चेहरा है देश के, तो लेलिन जी को मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, वो की नोट एड्रेस देंगे। लेलिन जी। सभी साथियों को हार्दिक अभिवादन और नमस्कार। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातचीत ये रखने की कोशिश करूंगा कि आज जब ये 1948 में ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस ने किया, उसके 50 साल बाद पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को डिफाइन किया गया और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के बारे में एक घोषणा की गई, जिस घोषणा को भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किया है। और उसके हिसाब से बहुत सामान्य सी बात है कि जो लोग भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उसके साथ जो है कानून के राज पे विश्वास करते हैं, वो सभी लोग जो है किसी तरह का भी काम कर रहे हो, चाहे वो डेवलपमेंट काम कर रहे हो, चाहे एक स्कूल चला रहे हो, चाहे वो मानवाधिकार के अलग अलग मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, उन सबको ह्यूमन राइट डिफेंडर्स कहा जाता है, जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, वकील भी आते हैं और यहाँ तक कि सरकारी अफसर भी, अगर वो कभी ह्यूमन राइट्स को लेकर के और सरकार में अपना सवाल उठाते हैं तो उनको भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स कहा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इसके लिए ये है कि 9 दिसंबर को ये हुआ था और इसलिए 9 दिसंबर को पहली बार जहां मनोज जेना जी एनजीओ स्कोर कमेटी के मेंबर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, दुनिया में 9 दिसंबर को ह्यूमन राइट डिफेंडर डे के रूप में मनाने की घोषणा की और जिसको बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 9 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे से पहले ह्यूमन राइट डिफेंडर डे मनाते हैं। महत्वपूर्ण चीज यह है कि 2 चीजें समझने की जरूरत होगी कि जो हमारे पास बहुत खूबसूरत संविधान है, हमारे पास जो है हमने सभी ट्रीटीज पे जो है साइन किया है, डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए हैं, कि ये चीज हमेशा समझने की जरूरत है कि कहीं भी उसको लागू होने के लिए जो परिस्थितियां होती हैं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कुछ तो एक हमारा जो समाज है वो फ्यूडल है, पैट्रियार्कल है और साथ साथ जो है हम नियो लिबरल पॉलिसीज इकोनॉमिक की आ गई हैं और वो लोग क्या हो रहा है, दोनों तरफ चुप्पी की संस्कृति चाहते हैं। अगर आप देखें कि अगर किसी को पीटा जाता है तो इसलिए कि वो चुप रहे, बोले ना, वो अपनी बात ना रख सके या उसको दबा के रखा जा सके। तो और अभी जो नियो लिबरल्स इकोनॉमिक पॉलिसीज वाले लोग हैं, वो लोग भी जो कॉर्पोरेट है का एक तबका, सभी को हम नहीं कह सकते कि सभी बिजनेसेस, क्योंकि बारबरा ने कहा था कि डेमोक्रेसी प्रीफर्स मार्केट, मार्केट डजंट प्रीफर डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र जो है बाजार को जो है पसंद करता है, उसको विकसित करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाजार लोकतंत्र को विकसित करे। तो इसलिए जो है बाजार का एक बड़ा तबका जो है वो भी चुप्पी की संस्कृति चाहता है, इम्यूनिटी चाहता है, वो भी चाहता है कि वो जो कुछ भी अपराध कर रहा है उस पर जो है कोई कदम न उठाया जाए। और उसका असर क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको कि उसका सबसे खतरनाक असर ये होता है कि अभी इस देश के अंदर जो लोग चाहते थे कि चुप्पी की संस्कृति हो, यथास्थिति आए, फिर से वही व्यवस्थाएं लागू हो, हम फिर से पीछे की तरफ जाएं, वो लोग भी चुप्पी की संस्कृति चाहते हैं। दोनों मिलकर के जो है एक कॉर्पोरेट फासिज्म बना रहे हैं और ये कॉर्पोरेट फासिज्म जो है मानवाधिकार के लिए और मानवाधिकार कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो रहा है जो है। परंतु दुनिया भर में उसके खिलाफ बदलाव भी हो रहे हैं और उसके खिलाफ संघर्ष भी हो रहे हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद ह्यूमन राइट डिफेंडर्स से इसलिए है कि जो आरटीआई का कार्यकर्ता है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के जो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, आप जो है वो सभी लोग जो है मानवाधिकार जो कार्यकर्ता होता है वो एक सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों की उम्मीद होता है और उसको बचाता है। इसलिए उसके अधिकार को संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी ह्यूमन राइट डिफेंडर डेस्क बनाया है और जो इमीडिएट मतलब मदद करते हैं, आप वहां शिकायत कर सकते हैं, वहां फोन भी कर सकते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ एक आपको समझने की जरूरत होगी कि पूरी दुनिया में जो लोग चाहते हैं यथास्थिति बनी रहे, फिर से वो स्थितियां आए, तो वो लोग जो है वो लोग भी अब बहुत ताकतवर हो रहे हैं और वो लोग भी कानून का दुरुपयोग करके और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो याग्निक जी ने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक तरफ तो उनको पैसा न मिले, उनको संसाधन न मिले, उनको जो है अगर पैसा और संसाधन मिल गया है तो जो है उनको अब फर्जी केस में फंसा दिया जाए
अगर फर्जी केस और ये सब चीजों से बच गए हैं तो उनको कोर्ट की ऐसी प्रोसीडिंग में जो है डाल दिया जाए जो है मतलब वो परेशान रहे। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कह रखा है कि जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को आप पार्टी नहीं बना सकते, खास करके अगर वो कोई भी मुद्दा उठा रहा है। परंतु बहुत जगह सुनने में आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उन्हीं को मुद्दा बनाते हैं, उन्हीं को जो है। तो अब आप अगर 20 केस किए हैं, 40 केस किए हैं साल में, तो 40 केस में आपको उपस्थित होना, कोर्ट में जाना, उसके लिए संसाधन इकट्ठा करना, तो ये जो चीजें हैं ये एक तरह से ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ऊपर जो कानून बने हैं, जो ह्यूमन राइट एक्ट बना है, उसका भी वायलेशन इस देश में हो रहा है। और वो चीजें पहले से बढ़ी हैं, याग्निक जी ने जो बताया, क्योंकि प्रसव पीड़ा में है भारत। और भारत की प्रसव पीड़ा ये है कि जो लोग चाहते हैं कि एक तरफ हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की समझदारी है, एक तरफ हमारी जो शास्त्रार्थ की समझदारी है, परंतु इस देश में हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा जो आई है, क्योंकि ये भी समझने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब लागू किया था? जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर और मुसोलिनी का द्वितीय विश्व युद्ध झेल रही थी। इसलिए मानवाधिकार का संघर्ष, मानवाधिकार की स्थापना, मानव अधिकारों की प्रतिस्थापना जो है हमेशा जो है आपके यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ जुड़ी रही है, और वो हिटलर और मुसोलिनी की जो समझदारी है उसके बहुत खिलाफ है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हिटलर और मुसोलिनी जब आएंगे और उनकी विचारधारा आएगी किसी भी देश में, तो मॉब लिंचिंग बढ़ेगी, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चुप कराने की कोशिश होगी। तो उस समय जो है बर्तोल ब्रेख्त की तरफ कहा जाएगा कि नहीं, अंधेरे युग के भी गीत गाए जाएंगे। तो स्थितियां सब बन रही हैं, परंतु इन स्थितियों में हम केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप जो है मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं। आप जो है वहां पे ह्यूमन राइट डिफेंडर डेस्क है, यूनाइटेड नेशंस में यूएन रिपोर्टियर्स है, उनको आप शिकायत कर सकते हैं। सीधी शिकायत आप जो है कुछ मामलों में सीधा जो है हाई कोर्ट्स को भी कर सकते हैं, अगर आपका इलीगल डिटेंशन और हुआ है, इस तरह की चीजें हुई हैं। परंतु अभी कुछ संस्थाएं जो है लोगों को सपोर्ट भी करती है, जैसे फ्रंटलाइन है, वो लोगों को सपोर्ट करती है कानूनी सहायता में भी और उनको छोटा मोटा फंड देने में भी, कि ना वो भी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हुई हैं। कुछ संस्थाएं रोकी गई हैं जो सपोर्ट करती है, जैसे फ्रीडम फंड को भारत में आप जो है अब सीधा वो लोगों को मदद नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपके पास एफसीआरए है तो एफसीआरए के बाद भी आपको परमिशन होम मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा जो है, क्योंकि फ्रीडम फंड ने बहुत से पत्रकारों को और लोगों को इंटरनली इस देश में बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया था। तो ये एक नया लॉ अभी एसबीआई ने अपने फेमा में दिया है कि उनको लेना है कि किस काम के लिए फ्रीडम फंड कर रहा है। तो फ्रीडम फंड जो पैसा दे रहा था भारत में, वो भी अभी रुका है। और देश के अंदर अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक फंड बनाना चाहिए खास करके, और इस तरह की चीजें करनी चाहिए कि जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स फंसे हुए हैं जो खास करके, और या उनके जो केसेस हैं, उस केसेस के लिए उनको अच्छे किस्म के वकील कैसे मिल सके। क्योंकि मैं कम से कम ऐसे 1,500 लोगों को जानता हूँ जिनके मामले जो है चिन्हित है इन 5 सालों में, जिनके ऊपर जो है फर्जी केसेस किए गए हैं। तो हम केवल अपनी इतनी बात करेंगे कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो है, एक ह्यूमन राइट डिफेंडर को बचाने का मतलब कि आप हजारों लोगों के लिए जो लड़ रहा है व्यक्ति, इंसान, उसको आप बचाते हैं। और इसलिए जो है हमको हर 9 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस से पहले ह्यूमन राइट डिफेंडर डे मनाना चाहिए, और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहिए, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर कि उनको जो है कानूनी सहायता देने का भी काम, और त्वरित तो वो लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं, परंतु जो है कानूनी सहायता देने का भी काम करें। और उनकी जो खासकर आरटीआई एक्टिविस्ट और खासकर एनवायरमेंट पे काम करने वाले एक्टिविस्टों की काफी हत्याएं हो रही हैं, और जो लोग समाज में खास करके पितृसत्ता को बदलने का काम कर रहे हैं या इस तरह के मुद्दों में माइनॉरिटीज राइट पे कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अटैक्स हो रहे हैं। तो उनको जो है स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने हमको बुलाया। हमने संक्षिप्त में ये बातचीत इसलिए रखी है कि सब लोग यहाँ जानने और पहचानने वाले लोग हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता को बचाने का मतलब है देश का लोकतंत्र बचाना, देश की अस्मिता बचाना, देश में गरिमा को पुनर्स्थापित करना। धन्यवाद लेनिन जी। आपने एक बात कही जो इलीगल डिटेंशन, मैं तो कह रहा हूं कि इलीगल डिटेंशन की बात तो छोड़ दीजिए, जो भी होता है वो सब जानते हैं, करने वाले भी जानते हैं, भुगतने वाले भी जानते हैं, और हम लोग ह्यूमन राइट वाले भी जानते हैं। सवाल आता है स्टेन स्वामी जी का, 85 ईयर ओल्ड मैन जो अपने हाथ से ग्लास उठा के पानी पी नहीं सकता, उसको भी बेल न मिले
और फिर हम बात करें कि अब हम सबका ध्यान रख रहे हैं, when you are not respecting even the age a person who is dying, और फिर हम बात दूसरी दूसरी सब करें और एक सिली आर्गुमेंट में या कोई कॉमेडियन को अरेस्ट कर दे, और अभी 2 दिन पहले जो चीज भी हुई है हरिद्वार में, जो भाषा बोली गई है, उनके ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं। दिस शोज अवर डबल स्टैंडर्ड। मैं मनोज भाई से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे आज के दूसरे अतिथि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है श्री जगदीप चौकर साहब, जिन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भाई आगे के चल रही है उनको। नहीं प्रवीण भाई, आप ये करिए ना, कोऑर्डिनेट करिए। नहीं, आप उनको जगदीप भाई को परिचय करके बुला लीजिए। अच्छा, परिचय तो कराया या जी। थैंक यू ललिन भाई, आपने बहुत अच्छी तरह वो की नोट एड्रेस दिया है। आपने भी बहुत ये अहम बात बोला कि अभी एचआरडी का अमी अग्निक जी ने भी बोला था कि अभी एचआरडी सारा देश भर में एचआरडी को एक नेटवर्क में भी आना है और ये लोकतंत्र को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। और इसीलिए कुछ सुझाव भी आपने दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार इसके लिए लीगल हेल्प एचआरडी को करिए और कुछ फंड भी अलॉटमेंट करिए जो उनको लीगल हेल्प करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी हमारे बीच में एक बहुत एक रेस्पेक्टेड गेस्ट है, अतिथि है, जो बहुत सालों से इलेक्शन रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय जगदीश चौकर जी, जो को फाउंडर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के। वो भी प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। और मैं आपको सर वेलकम करता हूं कि ये नेशनल कन्वेंशन